नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने हिमांक में अवनमन पढ़ा था, मतलब अगली क्लास में। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने हिमांक में अवनमन पढ़ा था। उससे संबंधित आज अपन को कुछ न्यूमेरिकल सवाल करने हैं। तो मैंने जो सवाल है वो पहले से लिख के रखा है इसमें, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है और जो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका ये रहेगा। इसका अपन को आणविक द्रव्यमान निकालना है। इसको जो हिमांक में अवनमन है उससे संबंधित ये सवाल है और इसमें क्या है, अपन को आणविक द्रव्यमान निकालना है हिमांक में अवनमन से। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है mv 1000 गुणा में kf गुणा WB बटे में डेल्टा TF और गुणा में WA ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन को क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान अपन को निकालना है। तो सवाल पहले समझ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें अपन को कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो उसको अपन लिख लेंगे और इसमें अपन वैल्यू रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या है, उसका आंसर आ जाएगा। जब 200 ग्राम जल कितना लिया है, 200 ग्राम लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका WA हो गया। ये क्या है, ये आपका WA हो गया। WA में 2.76 ग्राम ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन है तो ये क्या है, ये विलेय है, यानी कि WB है, ठीक है। ये विलायक है आपका 200 ग्राम और ये 2.76 ग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लिसरीन है तो विलेय है, WB हो गया। विलीन की गई है तब जल का हिमांक कितना आता है, 0.279 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ठीक है। तो जल का हिमांक यानी कि क्या दिया गया अपन को, डेल्टा TF दिया गया। ये क्या है आपका, ये डेल्टा TF है। ये आपका क्या है, डेल्टा TF दिया गया है। अवनत हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। जल का हिमांक मापी स्थान यानी कि KF की वैल्यू है। ये क्या है, ये KF है ना, KF की वैल्यू दी गई है ये वाली, ठीक है। तो KF कितना है, 1.86 है ना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो ग्लिसरीन का अपन को आणविक द्रव्यमान निकालना है तो वैल्यू रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा mv बराबर 1000 ज्यों का त्यों गुणा में KF की वैल्यू है 1.86 गुणा में WB की वैल्यू है 2.76 बटे में डिवाइड में आपको डेल्टा TF कितना है, 0.279 मल्टीप्लाई और विलायक कितना है 200, इसमें ये वैल्यू रख दी। इसको क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। ये दशमलव अपन ये हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला दशमलव हटाएंगे अपन, है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 जीरो हैं तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लगभग ये क्या है, ये सेम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मानने के लिए आपका आंसर फिर उसी के समथिंग आ जाएगा। अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो ये मान के चलो, देख रहे हो आप, ये 279 276 लगभग सेम है ये, ठीक है। तो इसको अभी अपन इग्नोर करते हैं, एक तरह से कहा जाए कैंसिल आउट हो रहा है। आपको क्या कर देना है, इसमें 186 में 2 का भाग लगाना है आप, ठीक है। 186 में क्या करना है, 2 का भाग लगाओगे तो 2 नाम 18 9 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा, 2 नाम 18 और 2 दिया 6, ठीक है। तो ये लगभग कितना 96 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। 96 के समथिंग आ रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू कम थी और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। इसको जैसे ही अपन इसमें डिवाइड किया तो इतना आ गया, ठीक है। और साथ में ये क्या है,
अभी क्या बचा है अपना, ये बचा है 276 और बटे में 279। ठीक है, तो इसको अपने कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब चूंकि क्या ये बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे 276 यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है ना, तो इसका जो वैल्यू है वो 96 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 96 से कम आएगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 92। ठीक है, जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 ग्राम मोल इनवर्स। ये ग्लिसरीन का क्या है, आणविक द्रव्यमान आ गया है। ठीक है, ये ग्लिसरीन का क्या है, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो आई होप ये आपको, है ना, आपको जो जो चीजें दी गई है पहले वो लिख लेना है कि क्या क्या दिया गया, और डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब इसी से संबंधित और सवाल देखते हैं अपन। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका, यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन 0.124 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यूरिया का अणुभार ज्ञात करो। के एफ की वैल्यू जल के लिए जो के एफ की वैल्यू है ना, वो क्या होती है 1.86। के बी की वैल्यू होती है 0.5 पे ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन के एफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86 होती है, ध्यान रखना है आपको। यूरिया के 0.4 ग्राम यानी कि ये क्या दिया गया आपको, ये दिया गया आपको डब्ल्यू बी। ये क्या है, ये डब्ल्यू बी है, विलेय है, ये डब्ल्यू बी है। ठीक है, यूरिया और ये क्या है, ये विलायक है ना, डब्ल्यू बी। घोलने पर विलयन का हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन कितना, यानी कि ये डेल्टा टी एफ दिया गया, ये है डेल्टा टी एफ कितना है 0.124 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अणुभार निकालना है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CuNH2। NH2CuNH2 ये यूरिया होता है, और इसका जो आणविक द्रव्यमान वो होता है 60। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 60 होता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका 60 के समथिंग आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, वो 60 के समथिंग आएगा आपका आंसर। फॉर्मूला लिखते हैं, mb बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा में डब्ल्यू बी बटे में डेल्टा टी एफ गुणा में डब्ल्यू बी। वैल्यू रख देंगे 1000, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 गुणा में डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.4 बटे में डेल्टा टी एफ कितना है 0.124 और मल्टीप्लाई कितना है 100। ठीक है, इसको करना है अपन को सॉल्व। ठीक है, तो वैसे ही अपन को सॉल्व करना है, दशमलव हटाएंगे एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, और इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, है ना 3 जीरो। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, ये आपके 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, इसके बाद कितने हैं, ये 2 जीरो है, और यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब करो इसका डिवाइड, सॉल्व करो इसको, तो इसको इससे काट दो 4 से, है ना, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 × 12। ठीक है, 4 × 12, 4 एकम 4, 31 से चला जाएगा ये। ठीक है, 31 से चला जाएगा, और इसको करेंगे तो ये बचेगा 10 गुणा में 186 और बटे में 31। ठीक है, तो 31 से इसको काट दो, ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, है ना 3 × 18, 6 बार, है ना 6 बार जाएगा ये। ठीक है, 31 गुणा 6 करके भी देख सकते हो, 186 आ जाएगा, 3 × 18 और 6 एकम 6, है ना, तो ये कितनी बार 6 बार जाएगा ये। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा, है ना 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। वैसे भी अपन को यूरिया का क्या है
जो आणविक द्रव्यमान को वो पता था, है ना, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है इसमें, इसलिए अपन को डायरेक्ट नहीं लिखना है। वो तो मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया था कि इसका आंसर लगभग इतने के आसपास आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी क्या है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे अब अपन देखते हैं परासरण दाब, है ना। तो परासरण के बारे में पढ़ेंगे अपन, और साथ में क्या है परासरण दाब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं इसको क्या है अरेंज किए दे रहा हूँ, ये आपको, है ना, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ये दो चित्र बनाए हुए हैं, अपन को पढ़ना है परासरण और परासरण दाब, है ना। तो इन चित्र के माध्यम से अपन परासरण और परासरण दाब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक इसमें एक जो पात्र है, ये पहला पात्र है और ये दूसरा वाला पात्र है, या जिसको अपन बीकर भी बोल सकते हैं कि बीकर अपन ने लिए है। इसके मैंने दो पार्ट किए हैं, है ना, और इसके बीचों बीच में क्या अर्ध पारगम्य झिल्ली रखती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एसपीएम। जो अंडे की झिल्ली होती है पतली, प्याज में भी इसी प्रकार की झिल्ली होती है, वो क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। लेकिन मान के चलिए यदि अपन को परासरण दाब ज्यादा उत्पन्न करना है ना, या ज्यादा बिलियन में परासरण दाब उत्पन्न हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन जो झिल्ली लेंगे वो लेंगे अपन कॉपर फेरोसाइनाइड की। काय की लेते, ये लेते अपन कॉपर फेरोसाइनाइड की। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली ली जाती है। ये क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, समुद्र का पानी यदि अपन को साफ करना है या समुद्र के पानी से शुद्ध जल अपन को प्राप्त करना है, तो उसके लिए झिल्ली क्या है काम आती है। बताएंगे कि समुद्र के पानी से अपन शुद्ध पानी कैसे बना सकते हैं, वो इसके द्वारा अपन इसमें कर सकते हैं, है ना। चूंकि वो टॉपिक एक अलग है उत्क्रमण परासरण का, तो वो अपन या रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन, है ना, परासरण के बारे में जान लेते हैं, परासरण होता क्या है। तो परासरण वह प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो जल के मॉलिक्यूल हैं या जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो क्या है कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है ना, परासरण क्या होता है जिसमें मॉलिक्यूल है, जल वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम सांद्र, है ना, विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो इसमें मैंने एक पात्र लिया है, दो पात्र लिए हैं। तो पहले पात्र में क्या है, एक साइड यहाँ पे विलायक मिला है, विलायक भरा हुआ है, विलायक यानी कि जल भरा हुआ है, और दूसरी साइड कोई विलयन ले लिया है। मान के चलिए मैंने शक्कर का घोल ले लिया इसमें, ठीक है, और इसको दोनों को क्या है डिवाइड कर दिया अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जैसे इसको अपन शांत ऐसे ही रखा रहने देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके की कंडीशन उसमें बन जाती है। होता क्या है, जो विलायक के कण है इसका क्या है एक कम सांद्र विलयन है। इसकी जो सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती है ना। इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, कम है। ठीक है, वहीं पे इसकी जो विलयन, जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक होती है। इसकी सांद्रता कैसी होती है, अधिक होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो जल के मॉलिक्यूल है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इस सॉल्यूशन यानी कि विलयन में क्या है प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो विलायक है इसकी मात्रा कम हो जाती है, और जो विलयन है इसकी मात्रा क्या है बढ़ जाती है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या है इस विलायक की मात्रा आप देख सकते हो क्या है कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परासरण के कारण ही हुआ है, क्योंकि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इससे होते हुए जो मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ये क्या है इस कम सांद्र विलयन है, ये क्या है कम सांद्र विलयन है। इसकी जो सांद्रता है वो कैसी है, कम है, और इसकी सांद्रता कैसी है, अधिक है। इसकी सांद्रता कैसी है, अधिक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो
जल के जो मॉलिक्यूल या विलायक के जो मॉलिक्यूल थे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इस विलयन में आ गए। ठीक है, इस कारण से क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा हो गई और इसकी मात्रा कम हो गई है। ठीक है, तो विलायक पर इस परासरण के कारण इसमें जो दाब पड़ता है, ठीक है, यदि अपन इसकी परिभाषा देखें, ठीक है, तो वह न्यूनतम बल है ना जिससे विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है। परासरण दाब थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा और अभी अपन है ना पढ़ लेते हैं। परासरण दाब अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो आपको परासरण समझ में आया होगा, इंग्लिश में इसको क्या है, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, इसके कई सारे अनुप्रयोग भी आपने है ना शायद देखे होंगे। ठीक है, इसके क्या है, बहुत सारे अनुप्रयोग भी देखे होंगे। जैसे मान के चलिए आपने किशमिश देखी होगी, किशमिश, ठीक है, वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। जैसे उसको आप पानी में डालोगे है ना, तो कुछ समय बाद वो देखना फूल जाती है। क्यों? क्योंकि जो किशमिश होती है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन या जो भी पदार्थ भरा रहता है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, और जो पानी होता है पानी की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। इसके कारण जो पानी के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है, उसकी जो ऊपर की जो बाहरी परत है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। इससे क्या होते हैं, जल के मॉलिक्यूल क्या है अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसके कारण वो फूल जाती है। इसकी ये क्वालिटी होती है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये केवल जल के अणुओं के लिए पारगम्य होती है और किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है ना, ये क्या है, केवल इसमें केवल जल के अणु ही पार कर सकते हैं, बाकी और दूसरे और मॉलिक्यूल है वो उसमें पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ और भी सारे अनुप्रयोग भी हैं। अचार आपने देखा होगा, अचार है ना घरों पे बनते हैं। ठीक है, तो अचार में क्या है, अपन नमक मिला देते हैं। यदि मान चलो नमकीन वाला अचार है ना, उसमें नमक मिलाते हैं तो आप कुछ समय बाद देखोगे कि जितने भी आम के जो है ना वो थे, है ना, जैसे आम का आपने अचार बनाया, मुरब्बे का, वो आंवला का अचार बनाया, तो उसमें धीरे धीरे क्या है, जो पूरा पानी है वो क्या है बाहर आ जाता है। ठीक है ना, कभी कभार कोई जीव है, जैसे मान के चलो मोच वोच वगैरह, या मान के चलो कोई जीव है, मेंढक है, यदि आप उस पर नमक डाल देते हो तो धीरे धीरे क्या है, नमक का जो वो मेंढक है उसका आकार क्या है सिकुड़ता जाएगा और पूरा का पूरा वो सिकुड़ करके क्या है उसका जो पानी है वो बाहर आ जाता है ना। तो ये सारे क्या परासरण के कारण ही होता है। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, ठीक है ना, तो वो परासरण के कारण जड़ों के माध्यम से जो पानी है वो पत्तियों तक पहुंचता है। ये क्या है, ये सारे परासरण के अनुप्रयोग होते हैं। इसी प्रकार जो लोग अधिक नमक युक्त भोजन करते हैं या सलाद वगैरह में अधिक नमक लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी कोशिकाओं से क्या है पानी क्या है बाहर निकल करके, है ना, जो उनके ऊतक होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें क्या है एकत्रित हो जाता है। इससे क्या है उस जगह पे सूजन आ जाती है और इस बीमारी को अपन एडेमा बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं या शोफ बोलते हैं इसको, है ना। इसको फिर से सुन लीजिए। मान के चलिए आपने सलाद वगैरह या जो ज़्यादा नमक खाता है, ठीक है, तो क्या होता है उस नमक के बाद द्वारा उसके जो शरीर है उससे क्या है कि जो पानी है, जो उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उससे जो पानी है वो बाहर निकल करके उसमें जो ऊतक होते हैं, ऊतक के जो अंतराकाशीय स्थान या जो इंटरफेसियल स्पेस होते हैं उसमें वो पानी क्या है जमा हो जाता है। इससे क्या है उस जगह पे सूजन आ जाती है। इस बीमारी को अपन शोफ या फिर एडेमा बोलते हैं। तो इसलिए अपन को ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, है ना, लिमिट के अनुसार ही अपन को नमक खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जैसे काफ़ी समय तक वो रखी रहती हैं, है ना, तो वो क्या लचीली मतलब सूख टाइप की जाती हैं। जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, ये काफ़ी दिनों तक जब रखे रहें तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको यदि पर पानी में डाल दें और कुछ समय तक उसको डला रहने में तो आप देखेंगे जो पानी के अंदर जो आलू गया था या मूली थी या गाजर थी, है ना, तो कुछ समय बाद वो जौगी थी जैसी ऐसी हो जाती है जैसे अपन मार्केट से लाए हैं, है ना। तो उसमें भी क्या है परासरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है जल की अणु जो है ना, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर
है ना अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से जाती है, गमन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे परासरण दाब, है ना। तो परासरण दाब क्या है? वह न्यूनतम बल होता है ना, जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है। अब इसको समझ लीजिए, मान के चलिए ये प्रोसेस हो रही है, विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, ये जो विलायक के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? विलयन में इस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए अपन यहाँ पे कोई ऐसा पिस्टन लगा दें, यहाँ पे क्या है? कोई पिस्टन लगा दे और इसमें प्रेशर डाले इस तरीके से, तो ये जो विलायक के मॉलिक्यूल जो विलयन में आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगी। जो विलयन है इसमें अपन प्रेशर जैसे ही डालेंगे, है ना, तो इस इनके मॉलिक्यूल को यहाँ पर रुकने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो विलायक के जो मॉलिक्यूल वो विलयन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इस पे जो न्यूनतम प्रेशर अपन ने डाला है, इस पर जो न्यूनतम दाब है ना, ये विलयन है, इस विलयन पे जो अपन ने न्यूनतम दाब डाला है, इससे क्या हो गया कि जो विलायक के जो मॉलिक्यूल है ये अर्धपारगम्य झिल्ली को में होकर से, है ना, विलयन में जाने से क्या है? रुक जाती है, रोक दिया जाता है उनको। तो जो इतना दाब लगाया गया उसी को ही अपन क्या है? परासरण दाब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह न्यूनतम बल जिसमें किसी विलयन पर, है ना, बल डालने पर जो विलायक के मॉलिक्यूल है वो क्या है? विलयन में प्रवेश ना कर सके, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, है ना, जो विलायक के मॉलिक्यूल विलयन में प्रवेश ना कर सके, है ना, तो ये न्यूनतम जो बल होता है या जो दाब होता है उसी को ही अपन परासरण दाब कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, वह न्यूनतम बल जिसको विलयन पर, वह न्यूनतम बल, वह न्यूनतम बल, न्यूनतम बल जिसको, वह न्यूनतम बल जिसको विलयन पर आरोपित करने, विलयन पर आरोपित करने से विलायक का, आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली, विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए, झिल्ली में से होते हुए, विलयन में प्रवेश रुक जाता है, विलयन में प्रवेश, विलयन में प्रवेश रुक जाता है। विलयन में प्रवेश क्या है? रुक जाता है। इसी को ही अपन क्या है? परासरण दाब कहते हैं। इसी को ही क्या है? अपन परासरण दाब कहते हैं, या इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कहते हैं। इसी को क्या है? अपन परासरण दाब कहते हैं। वह न्यूनतम बल, इस पे अपन को बल लगाना है ना, कम से कम बल, जिसके कारण क्या है? जो विलायक के मॉलिक्यूल है वो विलयन में प्रवेश ना कर सकें, इससे होते हुए इसके अंदर क्या है? प्रवेश ना कर सकें, है ना। तो वह न्यूनतम बल क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को ज्ञात करने की, है ना, बर्कले हार्टले विधि भी है, ठीक है। तो इसको अपन बर्कले जो हार्टले विधि है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि है, और इसके बाद है तनु विलयनों का सिद्धांत, यानी कि बार्नटॉप टॉप का सिद्धांत दिया गया है। तो इसको क्या है? अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो बार्नटॉप टॉप सिद्धांत है इसमें एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी आता है, तो इससे संबंधित कुछ सवाल भी बनते हैं, तो उन सवालों को भी अपन अगली क्लास में कवर करेंगे।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे विपरीत या उत्क्रमण परासरण। ठीक है, कहने का मतलब समुद्र का जो पानी है उससे अपन को शुद्ध पानी प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो प्राप्त करने की विधि है ये उत्क्रमण परासरण के द्वारा होती है ना, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन बांटॉफ गुणांक। ठीक है, बाद में क्या है, बांटॉफ गुणांक पढ़ेंगे। और इसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन भी अपन पढ़ लेंगे, है ना, ऋणात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन है, ये भी अपन पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और कल अपन, है ना, बर्कले हार्टले विधि और जो बांटॉफ गुणांक या जो तनु विलयन का जो सिद्धांत है वो अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।